नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत के लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझने की प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हमने शुरू किया है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों को अपने अधीन करता है, और हमने पिछले वीडियो में पंजाब के बारे में पढ़ा और सिंध के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध और पंजाब को अपने अधीन करता है, अपने नियंत्रण में लेता है। देखिए, इस तरीके से सबसे पहले बंगाल को अपने अधीन किया ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर मैसूर को, फिर मराठा को अपने नियंत्रण में लिया। मराठा के बाद सिंध को अपने अधीन किया, और जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुआ तो उसके बाद जो सिख साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला पंजाब राज्य को, और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला और पंजाब के साथ दो लड़ाइयाँ हुई, और इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और अंततः पंजाब को भी सहायक संधि के अधीन ला करके अपने नियंत्रण में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी। आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति क्या थी भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें ये होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से किया। देखिए, जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवाद के विस्तार के विषय में पढ़ते हैं तो उन्होंने दो रणनीति अपनाया। एक तो युद्ध एवं सैन्य संघर्ष, और दूसरा रणनीति उन्होंने कूटनीति का अपनाया। कूटनीति के तहत इसमें क्या किया कि बहुत सारे संधि किया भारतीय राज्यों के साथ, और भारतीय राज्यों को इनडायरेक्ट रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला रणनीति था भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने का, वो उनकी सैन्य नीति था। सीधे राज्यों के साथ युद्ध करता था, और इस युद्ध में जब भारतीय राज्य हार जाते थे तो हारने के बाद उसके साथ संधि करता था और उसको अपने अधीन ले लेता था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी समय के साथ समझ रहा था कि सभी भारतीय राज्यों के साथ लड़ना आसान नहीं है, और उन्होंने, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति क्या थी, कभी भी वो सभी भारतीय राज्यों के साथ एक साथ लड़ाई नहीं लड़ा। एक एक करके जब भारतीय राज्यों में कमजोरी हुआ, चाहे वो आपसी लड़ाई को लेकर के या फिर सत्ता के मुद्दे को लेकर के, तो उन्होंने मौका के तलाश किया और वेट किया। मतलब उन्होंने अपने आप को समय दिया भारत को समझने के लिए, और जब उन्हें मौका मिला, जब वो सही समय समझा, तो कई भारतीय राज्यों को युद्ध के द्वारा अपने अधीन कर लिया। पर जो दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया वो तरीका था किसके द्वारा? कूटनीति के द्वारा। इसमें उन्होंने कई तरह की संधि किया और कई तरह की रणनीति अपनाया, और इस रणनीति के तहत कई सारे भारतीय राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो जिन राज्यों के साथ उन्होंने युद्ध किया था हमने उसके विषय में समझा। उनमें सबसे पहले तो बंगाल को उन्होंने 1757 से लेकर के 1764 ईस्वी के बीच बंगाल पर अपना प्रभाव जमाया, और 1757 में बंगाल को जीतने के लिए उन्होंने सबसे पहले प्लासी की लड़ाई लड़ा। इसमें उनका जीत हुआ, पर इस जीत के साथ वो बंगाल को अपने सीधे नियंत्रण में लेने के बजाय उन्होंने अपने पसंद के लोगों को बंगाल की सत्ता में रखा और अपने हिसाब से उन पर दबाव बनाया ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में कानून बना सके। इस तरह से किया। पर 1764 ईस्वी आते आते उन्होंने देखा कि बंगाल के जो शासक है वो उनके मनमर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। तो 1764 ईस्वी के बाद उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया। इस द्वैध शासन में क्या था कि बंगाल का जो राजस्व व्यवस्था है या दीवानी अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखा, जबकि बंगाल की जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो बंगाल के नवाब को दे दिया।
दूसरी तरफ उन्होंने मैसूर के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ा, और मैसूर को जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, इसके बाद उन्होंने मैसूर के साथ सहायक संधि किया और मैसूर पर सीधे नियंत्रण करने के बजाय वहाँ पे नए राजा को सत्ता दिया गया। हालांकि जो टीपू सुल्तान के बेटे थे उन्हीं को सत्ता दिया गया, पर उस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई, कई तरह के उनके साथ शर्त संधि समझौता किया गया था। आज के इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट ये समझने का होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जो बाकी राज्य है उनके साथ किस तरह की कूटनीतिक संबंध स्थापित किया, कूटनीति के माध्यम से किस तरीके से भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इसमें क्या होता है कि समय समय पर अलग अलग तरह की रणनीति ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाया जाता है। उन्हीं रणनीति और संधि के विषय में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति हम ये समझ रहे हैं कि भारत पर अपने कूटनीतिक विजय हासिल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह की रणनीति को अपनाया। तो पहला जो उन्होंने नीति अपनाया था उसको कहते हैं रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति, इसको किसने लाया था? इसको लाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। हम आगे समझेंगे कि ये रिंग फेंस की नीति क्या था और रिंग फेंस की नीति में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राज्यों को अपने अधीन करने का प्रयास किया, इसको हम समझेंगे। दूसरा था सहायक संधि। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस लाने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल भारत में 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच होता है और लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए थे सहायक संधि। सहायक संधि के द्वारा कई भारतीय राज्यों को अपने अधीन किया गया। हमने पीछे भी देखा कि मैसूर के साथ भी सहायक संधि हुआ, सिंध के साथ भी सहायक संधि किया गया था और पंजाब के साथ भी अंत में सहायक संधि किया गया था। पर यह सहायक संधि होता क्या था और किस तरीके से काम करता था, इसमें किस तरह का शर्त होता था, इस चीज को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे लास्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणनीति अपनाया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसमें बहुत सारे भारतीय क्षेत्र को अपने अधीन किया गया, उसको कहते हैं व्यापगत सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी या व्यापगत सिद्धांत ये लाया था किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, व्यापगत का सिद्धांत लाया गया था और इसके द्वारा भारत के बहुत सारे राज्यों को सीधे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और भारत के राज्यों का अंतिम रूप से विस्तार, यानी कि भारतीय भूभाग पर अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार होता है वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही होता है। लॉर्ड डलहौजी का जो ये व्यापगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी था, इस पॉलिसी के द्वारा कई भारतीय राज्यों को सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है। तो अब एक एक करके इन तीनों संधि या समझौते को समझते हैं। इस तीनों संधि या समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों से सीधे सैनिक कार्रवाई करने के बजाय एक कूटनीति अपनाया था, एक संधि की नीति अपनाया था, जिसके तहत भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इनमें सबसे पहला प्रयास है रिंग फेंस की नीति,
जिसको वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। दूसरा रणनीति था सहायक संधि की संधि, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया। हम ये भी समझेंगे कि सब्सिडरी अलायंस भारत में क्यों लाया गया था, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन का प्रभुत्व बढ़ रहा था यूरोप में, इस वजह से लाया गया था। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी था या कूटनीति था, डिप्लोमेसी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको नाम दिया गया व्यापक सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी डलहौजी के समय में आया था और इस पॉलिसी के तहत भारत के बड़े क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो अब एक एक करके इन तीनों कूटनीति को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें किस तरह की चीजों के विषय में बताया गया था और ये कूटनीति किस तरह से काम करता था। सबसे पहला जो कूटनीति था वो कौन सा था, वो था रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस, ये जो रिंग फेंस की नीति किसके द्वारा लाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये जो रिंग फेंस की नीति है ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। इसमें किस तरीके से काम करता था, अगर ये रिंग फेंस की नीति के बारे में देखें कि ये काम किस तरीके से करता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये समझता था कि अगर वो भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया है तो कभी न कभी जो उनके नेबर स्टेट है, पड़ोसी राज्य है, वो उस पर आक्रमण कर सकता है। इस चीज से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था कि उनके बगल के जो राज्य थे उससे एक संधि करता था। जैसे मान लीजिए कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये राज्य है, इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण है और एक राज्य ये है, ये राज्य 1 है और ये राज्य 2 है और ये है राज्य 3, ये है राज्य 3। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता था कि अगर उसको अपना बाउंड्री को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले इस राज्य के बाउंड्री को सुरक्षित रखना है और इस राज्य के साथ अच्छे रिश्ता बना करके रखना है, ताकि न तो ये राज्य इस पर आक्रमण करे और अगर कोई बाहरी राज्य अगर इस पर आक्रमण भी करता है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य पर आक्रमण भी करना चाहता है, तो वो सबसे पहले राज्य 2 पर आक्रमण करे, उसके बाद ही उस राज्य पर क्या करें कि वो मतलब पहुंच सके। जैसे मान लेते हैं कि जो राज्य 3 है ये दुश्मन राज्य है ईस्ट इंडिया कंपनी का, एनिमी स्टेट है, और ये कोई अन्य राज्य है, अन्य राज्य है। तो इसमें क्या करता था कि इस राज्य को अपना बफर जोन बनाना चाहता था। राज्य 2 को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य के लिए बफर जोन बनाना चाहता था। बफर जोन का मतलब कि 2 राज्यों के बीच आने वाले वो क्षेत्र जिस पर प्रभाव होता है, जिस पर एक राज्य अपने दुश्मनों से बचने का प्रयास करता है ताकि सीधे दुश्मन उस पर आक्रमण नहीं करे। तो इस नीति के तहत क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पड़ोस के राज्य से, यानी कि जिस राज्य से उसका सीमा लगता था, उसको सैनिक मदद देता था समय समय पे, ताकि कोई बाहरी राज्य उस पर आक्रमण नहीं करे, क्योंकि अगर उनके नेबर स्टेट पर आक्रमण होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य पर भी हमला होने की आशंका था। तो इस चीज से बचने के लिए रिंग फेंस की नीति अपनाया गया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य की सीमा को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, सीधे किसी अन्य राज्य से युद्ध में उलझने के बजाय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने समझा कि किस तरीके से उन्होंने रिंग फेंस की नीति लाया था और रिंग फेंस की नीति के तहत अपने राज्य को बचाने का प्रयास करता था। अब हम उनके दूसरे रणनीति के विषय में समझते हैं कि उनका दूसरा रणनीति किस तरीके से था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेसी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्यों के विस्तार के लिए लाया था वो था सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस।
तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि सब्सिडरी अलायंस की प्रक्रिया क्या थी, इसमें किस तरीके से राज्यों के साथ संधि किया जाता था और संधि के शर्त में जो शर्तें होते थे उसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। तो दूसरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्वपूर्ण कूटनीति था वो था सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि, ये जो सहायक संधि है, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली का भारत में कार्यकाल कब से कब होता है? 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच। और इस समय काल में लॉर्ड वेलेजली भारत के कई राज्यों के साथ सब्सिडरी अलायंस करता है, सहायक संधि करता है और भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्सिडरी अलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लाया था, इसके पीछे कारण क्या था। देखिए, कारण में देखें तो ये समय काल देखिए 1798 से लेकर के 1805, ये ऐसे समय है जब यूरोप में नेपोलियन का वर्चस्व स्थापित होना शुरू होता है, फ्रांस में नेपोलियन मजबूत होना शुरू होता है, फ्रांस की सत्ता में नेपोलियन आते हैं और वो कई यूरोपीय देश पर आक्रमण करते हैं और उसको अपने अधीन कर लेता है। चूंकि भारत में भी फ्रांसीसी एक्टिव था, फ्रांसीसी कंपनी भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते में अभी भी बने हुए थे और कई राज्यों में उनका स्थिति सुदृढ़ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था, या ये सच्चाई भी था, क्योंकि नेपोलियन ने रूस के साथ भी तिलसित की संधि किया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लग रहा था कि नेपोलियन कहीं न कहीं भारत पर आक्रमण करेगा और उसके भारत जैसे जो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिवेश था उसको छीन लेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय राज्य विदेशी राज्यों के साथ संबंध नहीं रख सके, किसी अन्य यूरोपीय देश के साथ संबंध नहीं रख सके, इसके लिए उन्होंने भारतीय राज्यों के साथ एक संधि करना शुरू किया जिसको नाम दिया गया सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। तो नेपोलियन का जो खतरा था ये बहुत, इसके लिए दो कारण थे। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था, ब्रिटिश अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और दूसरा वो नेपोलियन के आक्रमण से भारत को बचाना चाहता था, भारत को बचाना चाहता था। सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लाया गया था, इसके पीछे ये दो महत्वपूर्ण कारक थे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में करना चाहता था और दूसरा नेपोलियन का आक्रमण भारत पे ना हो, इससे भी वो भारतीय साम्राज्य को या भारतीय राज्यों को अपने साथ रखना चाहता था ताकि भारत पर कोई बाहरी आक्रमण ना हो सके। देखिए, ये सहायक संधि जो है, सब्सिडरी अलायंस जो है, इसकी शुरुआत नेपोलियन के आक्रमण की वजह से जरूर हुआ था, पर सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा नहीं हुआ था। कहीं न कहीं भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो डुप्ले का प्रयास था, डुप्ले, ये डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा ही सहायक संधि की शुरुआत किया गया था, पर लॉर्ड वेलेजली ने इसको और बेहतर तरीके से भारत के राज्यों पर लागू करने का प्रयास किया। अब हम समझते हैं कि सहायक संधि के प्रक्रिया में शर्तें क्या होता था और किस तरीके से भारतीय राज्यों के साथ संधि किया जाता था, सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या शर्त होता था, इस चीज को अब हम समझते हैं।
सहायक संधि के विशेषताएं। सहायक संधि के विशेषताएं कि सहायक संधि के अंतर्गत क्या क्या विशेषता होता था, हम अब इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सहायक संधि के साथ साथ जो सबसे पहला होता था भारतीय राज्यों का विदेश संबंध ब्रिटिश के अधीन हो जाता था। ब्रिटिश के अधीन सहायक संधि का जो सबसे पहला शर्त था वो यही था कि जिस राज्य के साथ भी सहायक संधि ईस्ट इंडिया कंपनी करता था, उस राज्य का विदेशी मामले में, यानी कि वो राज्य किसी अन्य विदेशी राज्य के साथ जो संबंध रखेगा, इसका निर्णय कौन करता था? इसका निर्णय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। यानी कि जो राज्य सहायक संधि स्वीकार कर लेता था वो किसी बाहरी देशों के साथ अपना विदेशी संबंध नहीं रख सकता था। उसके संदर्भ में विदेशी संबंध रखने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता था। दूसरा ये शर्त रखा जाता था कि उस राज्य के अंतर्गत राज्यों को अपने राजधानी में एक एजेंट रखना होता था। एक एजेंट रखना होता था। यानी कि जो भी राज्य सहायक संधि के शर्तों पर स्वीकार करते थे, सहायक संधि को स्वीकार करते थे, उसको अपने राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश एजेंट रखना होता था और वो एजेंट उस राज्य के विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान रखते थे कि वो राज्य अन्य राज्यों के साथ किस तरीके से रिश्ता रख रहे हैं, कहीं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किसी तरह की षड्यंत्र की गतिविधि में तो शामिल नहीं हो रहे हैं। ये सब चीजों को देखने का काम किसको होता था? उस राज्य में ब्रिटिश एजेंट का होता था। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से वो राज्य की जो नीतियां हैं, उस राज्य की जो काम करने के तरीके हैं, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाता था। इस संधि की जो तीसरी बातें थी वो ये था कि बड़े राज्यों को कंपनी की सेना रखना होता था। कंपनी की सेना रखना होता था। सेना रखना होता था। यानी कि जो राज्य सहायक संधि को स्वीकार करता था और वो राज्य अगर उस राज्य की भूभाग बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, तो उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक निश्चित सेना अपने राज्य में रखना होता था। और इस सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो ब्रिटिश होता था। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो ब्रिटिश होता था। वो ब्रिटिश होता था। यानी कि जो भी राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था, उस राज्य को सैनिक रूप से भी कमजोर कर दिया जाता था, सैनिक रूप से भी अपने अधीन कर लिया जाता था। जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था, उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सैनिक अपने राज्य में रखना होता था और इस सैनिक को वेतन दिया जाता था उस राज्य के द्वारा। यानी कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना आज के समय में मान ले कि अगर बिहार राज्य में है, तो वेतन बिहार राज्य की तरफ से दिया जाएगा, पर कंपनी वो सेना का होगा, सेना के कहने पर ही वो कंपनी युद्ध में शामिल होगा। और उस कंपनी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था सेना का, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में से ही कोई होता था या कोई ब्रिटिश अधिकारी होता था। इस तरीके से जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक रूप से कमजोर करके अपने अधीन कर लेता था। इस संधि के शर्त को और भी हम समझते हैं। ये 3 शर्त तो आपने समझ लिया।
चौथा शर्त था उसमें यह कहा गया कि किसी भी विदेशी नागरिक को कंपनी के अनुमति के बिना राज अपने सेवा में नहीं रख सकता है। सेवा में यानी कि नौकरी पर नहीं रख सकता है। नहीं रख सकता है, यानी कि जो राज सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था वो राज अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय देश के नागरिक को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रख सकता है। जैसे पंजाब के केस में हमने समझा था कि रंजीत सिंह के समय में बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश लोगों को छोड़ करके, खास करके जो फ्रांसीसी थे, क्योंकि नेपोलियन का प्रभुत्व फ्रांस में खत्म हो गया था, तो बहुत सारे नेपोलियन की सेना अब रोजगार की तलाश में रंजीत सिंह के दरबार में आ गए थे। तो बहुत सारे यूरोपीय सैनिक रंजीत सिंह की सेना में थे। तो कंपनी ने ये शर्त स्थापित कर दिया कि अगर कोई राज सहायक संधि को स्वीकार करता है तो वो कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय देश के नागरिक को अपने यहाँ नौकरी में नहीं रख सकता है, क्योंकि इससे कंपनी के हित को खतरा उत्पन्न हो सकता था। तो इस तरीके से कंपनी ने एक और शर्त स्थापित कर दिया। पांचवा शर्त इसमें यह था कि कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि कंपनी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो किसी भी राज्य के जो आंतरिक मामले होगा उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई राज्य अपने यहाँ किस तरह की कानून बनाता है, किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था चलाता है, किस तरह से प्रशासन चलाएगा, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। पर राज्य जब किसी बाहरी देश के साथ अपना संबंध बनाने का कोशिश करेगा या किसी बाहरी राज्य के साथ संबंध बनाने का कोशिश करेगा तो ये सारा चीज कंपनी के अधीन कर दिया गया। तो इस तरीके से जो सहायक संधि था वो कहीं न कहीं भारतीय राज्यों को मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य भारतीय राज्यों पर स्थापित हो गया। अब हम इस चीज को समझते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राज्यों में प्रमुख राज्य कौन कौन थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले भारतीय राज्य यानी कि भारत के प्रमुख राज्य जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, हम उसके विषय में अब समझेंगे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन कौन भारतीय राज्य थे। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो राज्य था हैदराबाद। 1798 ईस्वी में सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि स्वीकार किया। और ये पहला राज्य था, पहला भारतीय राज्य जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था
ये था हैदराबाद। और हैदराबाद कब सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 1798 ईस्वी में, 1798 में हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। जो दूसरा राज था वो कौन सा था? वो मैसूर। मैसूर के विषय में हम जानते हैं कि 1799 में टीपू के मृत्यु के बाद, टीपू के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने भी जो मैसूर था वो भी क्या कर लिया था कि सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। और मैसूर के साथ जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इसके पीछे कहीं न कहीं सहायक संधि का ही शर्त था, क्योंकि मैसूर के राज्य के जो उस समय के शासक थे टीपू सुल्तान, उसको लॉर्ड वेलेस्ली ने ये ऑफर दिया था कि अगर वो सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं तो उसके विरुद्ध युद्ध नहीं किया जाएगा। पर उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया और फिर एक युद्ध होता है टीपू सुल्तान के साथ वेलेस्ली का, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की अंततः मृत्यु हो जाती है और हैदराबाद को मैसूर को सहायक संधि स्वीकार करना होता था। और तीसरा अवध 1801 में, और उसके बाद पेशवा यानी कि मराठा भी क्या करता है? सहायक संधि 1801 ईस्वी में स्वीकार कर लेता है। पेशवा की कहानी भी वही है, जब तक जो नाना साहब जिंदा थे वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि को स्वीकार नहीं करता है, और सहायक संधि स्वीकार नहीं करने के वजह से ही जो अंतिम में युद्ध हुआ था वो युद्ध होता है मराठा के साथ, और मराठा की जब हार हो जाती है तो अंततः मराठा को भी ये सहायक संधि स्वीकार करना होता था। तो ये दो नीति था, दो डिप्लोमेसी का प्रयोग किया था ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने के लिए बिना सैनिक संघर्ष के। हालांकि इन राज्यों के ऊपर सैन्य संघर्ष हुआ था, पर अंततः इन राज्य पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने के बजाय राज्यों की बाहरी मामले पर नियंत्रण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण कूटनीति का प्रयोग किया गया था जिसको कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत। व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लेकर के आया था वो लाया था डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल होता है भारत में 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो रणनीति है ये डलहौजी ही लाया था। देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसका मतलब क्या होता है? चूंकि सहायक संधि में क्या होता था कि सहायक संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारतीय राज्यों को अपने अधीन नहीं करता था, भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं करता था। सहायक संधि का एक फायदा ये था कि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करता था, पर उसके प्रशासनिक चीजों में किसी तरह का दखलंदाज नहीं देता था। पर डलहौजी को लगा कि अगर ये राज्य अप्रत्यक्ष तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन है तो क्यों न इस राज्य को पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में लाया जाए, ब्रिटेन के नियंत्रण में लाया जाए, इसलिए ये नीति लेकर के आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि जिसने आपको शक्ति दिया है, जिस सर्वोच्च सत्ता ने आपको शक्ति दिया है या आपको ये दायित्व दिया है कि आप राज करें, रूल करें, वो फिर से ये जिम्मेदारी आपसे वापस ले रहा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कई ऐसे सिद्धांत थे जो मतलब मनगढ़ंत सिद्धांत थे, जिसका प्रयोग करके डलहौजी ने क्या किया कि इसको अपने नियंत्रण में लिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि कंपनी के सीधे नियंत्रण में राज आ जाता था। सीधे नियंत्रण में राज्यों को लाया गया। कंपनी के सीधे नियंत्रण में राज्यों को लाया गया, राज्य पर कंपनी का सीधे नियंत्रण हो गया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया।
पर सहायक संधि में राज्य पर जो कंपनी है उसका सीधा नियंत्रण नहीं होकर के अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण था। राज्यों के जो विदेश संबंध है, फॉरेन रिलेशन है, इस चीज का निर्धारण कंपनी के द्वारा होता था। पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की प्रक्रिया में भारतीय राज्यों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा नियंत्रण हो गया। इस सिद्धांत के तहत भारतीय राज्यों को अपने अधीन लाने के लिए मनमाने सिद्धांत का प्रयोग किया गया। मनमाने सिद्धांत का प्रयोग, मनमाने सिद्धांत का प्रयोग। पहला जो सिद्धांत था इसमें था गोद नहीं ले सकते हैं। कुशासन का आरोप, देखिए इस जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति था जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, इसमें कई ऐसे सिद्धांत का प्रयोग किया गया था जो मनमाने तरीके से बनाया गया था डलहौजी के द्वारा। इनमें सबसे पहला था गोद नहीं ले सकते हैं, यानी कि अगर किसी राज्य के राजा के पास, किसी राज्य के शासक के पास उसके अपना कोई संतान नहीं है और उन्होंने किसी अन्य संतान को, किसी अन्य बच्चे को गोद लिया हुआ है, तो वो बच्चा उस राज्य का वारिस नहीं हो सकता है, उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। अगर किसी राज्य में किसी राजा को कोई अपना संतान नहीं है, तो अगर उसके खुद का संतान नहीं है और उन्होंने किसी अन्य बच्चे को गोद में ले लिया है, तो उस राजा के मृत्यु के पश्चात वो बच्चा उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। जैसे इसके लिए झांसी की स्थिति में किया गया था, क्योंकि झांसी के जो राजा थे उसका कोई अपना संतान नहीं था, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था। तो जब राजा का मृत्यु हो गया था तो लॉर्ड डलहौजी इस सिद्धांत के प्रयोग करके झांसी को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है, पर झांसी के साथ उनको लड़ाई करना होता है रानी लक्ष्मीबाई से। हम उन चीजों को भी आगे पढ़ेंगे, पर इसमें सबसे पहला चीज ये किया गया कि अगर राजा का कोई अपना संतान नहीं है तो वो किसी अन्य संतान को अगर गोद लेता है तो वो बच्चा उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा जब राजा का मृत्यु हो जाएगा। इस स्थिति में वो राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाएगा। कुछ राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, जैसे कि सबसे पहले जो कुशासन पर आरोप लगाया गया था ये अवध पर। अवध पर 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाया गया था और इस समय अवध के शासक थे वाजिद अली शाह, और कुशासन के आरोप लगा करके अवध को अपने अधीन कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। मतलब डलहौजी भारतीय राज्यों पर कोई भी आरोप लगा देता था, मनगढ़ंत आरोप लगा करके उस राज्यों को अपने अधीन कर लेता था। तो डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत जिन राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे अपने नियंत्रण में लिया, हम उन राज्यों को सबसे पहले समझते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जिन राज्यों को डलहौजी ने सबसे पहले अपने नियंत्रण में लिया, ये राज्य था कौन सा? सतारा को 1848 ईस्वी में डलहौजी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद जिन राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया, जैनपुर एवं संभलपुर, इनको भी 1848 में ही 1849 में अपने अधीन किया। और फिर झांसी को इन्होंने 1849 ईस्वी में यही आरोप लगा करके, क्योंकि झांसी का जो शासक थे उनके मृत्यु के पश्चात उनका कोई अपना संतान नहीं था, तो उन्होंने गोद लिया हुआ बच्चा था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो इस चीज को मानने से इनकार कर दिया गया कि वो बच्चा अब इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, और इस आधार पर उन्होंने झांसी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। पर इस प्रयास के लिए उन्हें झांसी की जो उस समय की रानी थी लक्ष्मीबाई, उससे युद्ध करना पड़ा था। हम लक्ष्मीबाई और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के संघर्ष के विषय में आगे समझेंगे, पर
पर अभी समझ लीजिए कि इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि कई भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ। तो इस तरीके से भारत के राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक लड़ाइयों लड़ करके और कूटनीति के द्वारा अपने अधीन कर लेता है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश है, सीमावर्ती देश है, उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध किस तरीके से रहा। भारत के सीमावर्ती देशों के साथ ब्रिटिश का संबंध, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध इस क्रम में सबसे पहले हम नेपाल के विषय में समझते हैं कि नेपाल के साथ किस तरह का संबंध था। तो देखिए होता क्या है कि 1815 ईस्वी के आसपास नेपाल भारत पर आक्रमण करता है। नेपाल के जो शासक थे और उन्होंने आज के जो उत्तराखंड है उसके कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लेता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है कि फिर से नेपाल के विरुद्ध एक युद्ध अभियान शुरू करता है और इस क्षेत्र को अपने अधीन तो करता ही है, साथ में नेपाल के कुछ हिस्से को अपने अधीन कर लेता है। फिर नेपाल के शासक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि होता है जिसको कहा जाता है सगोली की संधि। तो सबसे पहले आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। आंग्ल नेपाल युद्ध कब होता है? 1814 ईस्वी में। और इस युद्ध की समाप्ति होता है सगोली की संधि से। सगोली की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होता है। इस संधि में क्या करना पड़ता है कि नेपाल को आज का जो कुमायूं एवं गढ़वाल का क्षेत्र है वो छोड़ना होता है। इस युद्ध की समाप्ति होता है इससे, सगोली की संधि से। अब हम समझते हैं कि इस संधि का शर्त क्या सब था। संधि का शर्त, संधि का शर्त क्या सब था? तो सबसे पहला जो शर्त था वो ये था कि हिमालय के तराई क्षेत्र, हिमालय के तराई क्षेत्र और एवं कुमायूं गढ़वाल का जो क्षेत्र है, कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है। नियंत्रण में आ जाता है। सगोली की संधि का पहला शर्त यही था कि नेपाल को यह मानना पड़ता है कि जो कुमायूं और गढ़वाल का क्षेत्र है जिसको उन्होंने युद्ध में जीता था वो क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता है। साथ ही जो हिमालय से लगने वाले तराई क्षेत्र थे, तराई क्षेत्र मतलब निचले इलाके, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है नेपाल को। दूसरा कि कंपनी एवं नेपाल के बीच सीमा निर्धारण हो जाता है। सीमा निर्धारण। तीसरा जो इस संधि का शर्त था वो ये था कि सिक्किम पर अपना अधिकार वापस ले लेता है। नेपाल सिक्किम को भी अपने अधीन कर लिया था। नेपाल सिक्किम पर अपना अधिकार वापस, सिक्किम पर अपना अधिकार वापस ले लिया, यानी कि सिक्किम पर जो नेपाल का अधिकार था ये अधिकार अब समाप्त हो गया। सिक्किम फिर से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। अब देखिए इस संधि के बाद होता क्या है कि इस संधि के में ये देखता है कि
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नेपाल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में नेपाल के जो गोरखा सैनिक थे उन्होंने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है कि गोरखा को अपने सैनिक में अब नियुक्ति करना शुरू कर देता है, गोरखा को नौकरी देना शुरू कर देता है और बड़ी संख्या में गोरखा सैनिक अब अंग्रेज के लिए काम करना शुरू करता है। और 1857 की जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को दबाने में गोरखा सैनिक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होता है। और इस संधि की एक शर्त ये भी था कि नेपाल किसी बाहरी देश के साथ अब संबंध नहीं रखेगा, बाहरी देशों के साथ संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहमति के बिना नेपाल अब नहीं रखेगा, यानी कि नेपाल को भी कहीं न कहीं सहायक संधि के अधीन लाया जाता है। ये जो सब चीजें हुआ था, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स नहीं, हेस्टिंग्स गवर्नर, वारेन हेस्टिंग्स तो पहले था। तो इस तरीके से नेपाल भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। तो नेपाल का क्षेत्र विस्तार होना शुरू होता है। पहले वो नेपाल को अपने अधीन करता है, फिर अफगानिस्तान के साथ भी एक संधि करता है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ संधि में उनको बहुत कुछ हासिल नहीं होता है, एक लंबे समय तक युद्ध चलता है जिसमें कि अफगानिस्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ाई में नुकसान ही पहुंचता है। पर वो अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है क्योंकि उसको रूसी आक्रमण का खतरा महसूस होता है। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो बाकी भारत के साथ लगने वाले देश थे, तिब्बत के पर भी अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करता है। फिर जो वर्मा है आज का म्यांमार, उसको अपने अधीन करने का भी प्रयास करता है। हालांकि वर्मा पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण भी स्थापित हो जाता है। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को तो अपने कंट्रोल में लिया ही, साथ ही भारतीय सीमा से लगने वाले जो विदेशी राज्य हैं जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत, वर्मा, इन सब पर भी अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।